Hello everyone, good afternoon guys. I hope that I'm audible and visible clearly and start करते हैं आज का सेशन। तो जैसे कि आपको पता है कि हम लोग कर रहे हैं आरआरबी पीओ एंड क्लर्क मेंस के लिए जीए सुपर मॉक्स। तो आज है जीए सुपर मॉक्स नंबर 4। ठीक है, तो फटाफट से शुरू करते हैं आज का सेशन। जो भी लोग क्लास के अंदर प्रेजेंट है फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड यहाँ पर हॉलीवुड वाईटी चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कर लेना। हॉलीवुड ऐप जो है इसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दिया हुआ है। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एवरीवन, फटाफट से आंसर करो। सिंगापुर हैज कंसिस्टेंटली रैंक्ड फर्स्ट ऑन द इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम इन रिसेंट ईयर्स, विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेज द इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम। तो सिंगापुर जो है ये लगातार काफ़ी टाइम से इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम में फर्स्ट रैंक इसकी आ रही है। तो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये इकोनॉमिक फ्रीडम का इंडेक्स निकालती है। करेक्ट यहाँ आंसर यहाँ पर होगा हेरिटेज फाउंडेशन। तो द इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम इज पब्लिश्ड एनुअली बाय द हेरिटेज फाउंडेशन। इसको हर साल कौन यहाँ पर निकालता है? हेरिटेज फाउंडेशन यहाँ पर निकालती है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हेरिटेज फाउंडेशन जो है ये कौन सी कंट्री बेस्ड है? तो ये यूएस बेस्ड एक यहाँ पर क्या है, फाउंडेशन है, एक संस्था है और इसे कहा जाता है कि एक बड़ी कंजर्वेटिव थिंक टैंक है जो यहाँ पर यूएस के अंदर बेस्ड है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक फ्रीडम के इंडेक्स की। तो ये एनुअल रिपोर्ट है, हर साल निकाली जाती है, जहाँ पर जितने भी पूरे विश्व के अंदर कंट्रीज़ हैं उनके उधर लेवल ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता का स्तर देखा जाता है। तो सिंगापुर जो है ये कंसिस्टेंटली फर्स्ट रैंक पर यहाँ पर चल रहा है कुछ एक ईयर से एंड स्पेशली 2021 के अंदर इसका स्कोर कितना रहा? 89.4 इसका स्कोर रहा। 2023 का जो इंडेक्स ऑफ फ्रीडम इकोनॉमिक फ्रीडम आया उसने इंडिया को कितना स्कोर दिया? 52.9 दिया आउट ऑफ 100, जिससे यहाँ पर 52.9% इसका परफॉर्मेंस रहा इस इंडेक्स के ऊपर। इंडिया का टोटल स्कोर 2023 इंडेक्स का लोएस्ट रहा पिछले 6 सालों के अंदर और इंडिया को इन 184 कंट्रीज में, टोटल 184 कंट्रीज का जो डेटा लिया गया इसके अंदर इंडिया का रैंक कितना बताया गया है? तो इंडिया यहाँ पर 131st रैंक पर बताया गया है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। जुपिटर, अ नियो बैंकिंग स्टार्टअप, हैज़ ऑब्टेन्ड अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई। जुपिटर एक नियो बैंकिंग स्टार्टअप है जिसको अभी रिसेंटली एनबीएफसी लाइसेंस यहाँ पर आरबीआई के थ्रू मिला है। एनबीएफसीज क्या होते हैं? ये एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती है। ये अपने नाम के अंदर बैंक शब्द जो है वो यूज़ नहीं कर सकती है। और यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज़ नियो बैंक। नियो बैंक क्या होता है? A traditional brick and mortar bank, a bank that provides services exclusively through online और मोबाइल प्लेटफॉर्म, या फिर ये सर्विसेज सिर्फ और सिर्फ स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेस को ही प्रोवाइड करता है, या अ बैंक दैट फोकसेस ऑन केटरिंग टू हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी कि सुपर रिच लोगों को ये यहाँ पर अपनी सर्विसेज देता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा नियो बैंक एक ऐसा बैंक होता है जो ऑनलाइन या मोबाइल प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी सर्विसेज देता है, यानी कि जर्नली आप इसकी फिजिकल ब्रांच जो है वो नहीं देखोगे। जर्नली क्या होता है, जैसे आपके बाकी बैंक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पर एसबीआई की, पीएनबी की, तो ये मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज भी देते हैं, ऑनलाइन सर्विसेज भी देते हैं। लेकिन अगर आपको ऑफलाइन जाना है तो इनकी ब्रांचेज हैं, इनकी यहाँ पर बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर आप जाकर स्टाफ इनका वहाँ पर अपॉइंटेड है, तो वहाँ जाकर आप इनको क्या कर सकते हो? अप्रोच कर सकते हो। फिर आपने एक शब्द देखा होगा इधर, ब्रिक एंड मोर्टार बैंक। पिछली बार इस टाइप का टर्म जो है ये आपको पिछली बार के क्वेश्चंस के अंदर दिया हुआ था। देखो यहाँ पर ब्रिक एंड मोर्टार बैंक्स क्या होते हैं? ये वो बैंक्स होते हैं या क्रेडिट यूनियंस होती हैं जिनकी भी कोई ब्रांचेस होती है। ब्रिक एंड मोर्टार मतलब कि ऐसे बैंक जो यहाँ पर पूरा ईंट सीमेंट लगा के जिनको बनाया गया है, जैसे एसबीआई, पीएनबी की ब्रांच में आप जानते हो, है ना, वहां जाते हो तो वो क्या है? एक ब्रिक एंड मोर्टार बैंक है, यानी कि फिजिकल ब्रांच बैंक। क्या बोल सकते हैं इसको? हम फिजिकल ब्रांच वाले बैंक बोल सकते हैं। अब इसके अलावा आपको पता होगा कि बहुत सारे ऐसे यहाँ पर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स या बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट्स जिनको हम कहते हैं, पिछली बार इनसे क्वेश्चन इधर आया था। तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स या बैंक्स जो होते हैं ये भी आपके ब्रिक एंड मोर्टार बैंक के उसके ऊपर काम करते हैं। जब यहाँ पर बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यूनिट्स खोल दी जाती है, वो भी कहाँ पर? दूर दराज गाँव में, रूरल
रूरल एरियाज में, सेमी अर्बन एरियाज में। तो ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट एज अ एजेंट के तौर पर काम करते हैं, बैंक की सर्विसेज बैंक के बिहाफ पे देते हैं और इनकी छोटी मोटी यहाँ पर यूनिट खुलवा देते हैं जहाँ पर गाँव के लोग जाके या जो भी यहाँ पर रूरल एरियाज में लोग रहते हैं या ऐसी जगह पर जहाँ पर उस बैंक की फिजिकल ब्रांच नहीं है, तो वहाँ पर ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट यूनिट्स जो है वो बैंकिंग सर्विसेज बैंक के बिहाफ पर क्या करती है, ये प्रोवाइड करती है। और इसके अंदर आपको याद रखना है, नियो बैंक एक ऐसा बैंक होता है जिसका पूरा का पूरा ऑपरेशन ऑनलाइन और मोबाइल प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है, इनका कोई भी फिजिकल ब्रांच जो है वो नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड रिसीव्स ग्लोबल गोल्ड अवार्ड फॉर CSR वर्क। CSR वर्क कितने लोग जानते हैं? CSR क्या होता है? यहाँ पर देखो, CSR होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो बिजनेसेस होते हैं, कॉर्पोरेट्स होते हैं, तो इनके पास में ना बहुत सारी एडवांटेज इनको सोसाइटी से मिलती है, क्योंकि ये इतने बड़े बिजनेस हो गए हैं, इतना कुछ इनका बड़ा एसेट साइज हो गया है, और इसकी वजह से कुछ सोशली इम्पैक्ट इनकी इंडस्ट्रीज कर रही होती है, कुछ सोशल इम्पैक्ट हो जाता है। कोई बिजनेस यहाँ पर किसी फैक्ट्री बिजनेस की वजह से एयर पॉल्यूशन हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो ये कहते हैं कि हर एक कॉर्पोरेट की कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सोशल वेलफेयर के लिए कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करे, अपनी तरफ से कुछ योगदान दे। तो यहाँ पर पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है, सबसे बड़ी पावर ग्रिड कंपनी है ये भारत के अंदर, इसको ग्लोबल गोल्ड अवार्ड मिला है। किसके लिए? CSR वर्क के लिए। आपसे पूछ रहा है कि PGCIL यानी कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ये किसने दिया है जो इसने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्क किया है? उड़ीसा के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रीन अवार्ड ना देके गोल्ड अवार्ड दिया है। किसको दिया है? पावर ग्रिड को दिया है। क्यों दिया है? कि पावर ग्रिड भी आपका ग्रीनर एनर्जी की तरफ मूव कर रहा है। और यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये अवार्ड्स किधर हुए? मियामी USA के अंदर हुए, जहाँ पर ये अवार्ड दिए गए हैं, क्योंकि जो आपकी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, इसने उड़ीसा में अपना बहुत अच्छा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी काम अच्छे से किया है। नेक्स्ट इज विच कंट्री इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक? सबसे बड़ा यहाँ पर लार्जेस्ट शेयर होल्डर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक में यानी कि AIIB के अंदर किसको माना जाता है? तो याद रखना, जो चाइना है ये सबसे बड़ा यहाँ पर क्या है? इन्वेस्टर शेयर होल्डर है, जिसका पैसा इसमें मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। तो आपसे पूछेगा कितना शेयर होल्डिंग, कितने स्टेक्स हैं इसके पास में? तो 30% स्टेक्स किसके पास में? इकलौते चाइना के पास में है। अगर मैं AIIB की बात करूं तो वेयर आर दी हेडक्वार्टर्स ऑफ AIIB? इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? 16 जनवरी 2016 में, 16 जनवरी 2016 को इसका फॉर्मेशन हुआ था। हेडक्वार्टर इसके कहाँ पर है? बीजिंग चाइना में इसके हेडक्वार्टर है। और यहाँ पर 106 इसकी मेंबर स्टेट्स है, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा अगर स्टेक्स किसी के हैं तो वो किसके हैं? यहाँ पर चाइना के सबसे ज़्यादा स्टेक्स है। नेक्स्ट इज हियर, व्हाट इज द थीम ऑफ द 2023 वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे 2023 का थीम यहाँ पर क्या रखा गया? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? कौन सी डेट को हर साल ये मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मैम 26 अप्रैल को। ठीक है, तो ये हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसका थीम क्या रहा? इसका थीम था वुमेन एंड IP, यानी कि महिलाएं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एक्सेलरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिंग। तो यहाँ पर क्रिएटिविटी और इनोवेशन अगर बढ़ाना है तो महिलाएं और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इन दोनों के ऊपर फोकस करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट इज हियर, व्हाट वर द पीक लेवल ऑफ जर्नल गवर्नमेंट डेफिसिट एंड डेट in 2021 as mentioned in the RBI annual report? RBI की अभी कुछ ही टाइम पहले एक एनुअल रिपोर्ट आती है जिसमें बोला गया कि हमारी जो गवर्नमेंट है उनका घाटा कितना रहा, मतलब औसतन साधारण तौर पर घाटा कितना रहा फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर। और डेट यानी कि जो कर्जा सरकार ने लिया है, गवर्नमेंट डेट जो है, सरकार ने जो पैसा उधार लिया है, कर्जा उठाया है, वो यहाँ पर कितना था? तो आंसर क्या होगा? देखो, अगर बात करता है गवर्नमेंट डेफिसिट की, तो गवर्नमेंट डेफिसिट यहां पर कितना रहा? आप लोग ना कमेंट सेक्शन के अंदर ना आंसर करते रहो, ठीक है?
कमेंट सेशन के अंदर आंसर करते रहो ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा इंटरेक्टिव यहाँ पर रहे। देखो फाइनेंशियल ईयर 21 बोलेगा तो फाइनेंशियल ईयर 21 में ये कितना था, 13.1 था आपका गवर्नमेंट डेफिसिट। गवर्नमेंट डेफिसिट कितना था, यानी कि सरकार का जो डेफिसिट आया, घाटा आया, वो था 13.1। और अगर गवर्नमेंट डेट की बात करें तो यानी कि जो सरकार ने, अब देखो घाटा होगा तो उसको पैसा उधार उठाना पड़ेगा। घाटे का मतलब क्या है कि खर्चा ज़्यादा है, कमाई कम है, तो ऐसे में पैसा उधार तो लेना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर कितना था, गवर्नमेंट डेट जो था ये 89.4% था। फाइनेंशियल ईयर 21 की बात करूँ, यानी कि 2020 से 31 मार्च 2021 की बात करूँ। और अगर अब बोला जाएगा फाइनेंशियल ईयर 23 में, जो इन्होंने यहाँ पर ये रिपोर्ट निकाली है, अभी इसको जर्नली जो बोला गया है वो कितना बोला गया है कि पिछले साल का, अगर फाइनेंशियल ईयर 22 की बात करें, ये 13.1 डिक्रीज होके कितना हो गया है, 9.4% हो गया है। और जो आपका गवर्नमेंट डेट यहाँ पर हुआ करता था वो यहाँ पर डिक्रीज होकर कितना हो गया है, 86.5% यहाँ पर हो गया है। तो आपको करेक्ट आंसर याद रखना है, 13.1% आपका गवर्नमेंट डेफिसिट था और 89.4% आपका क्या था, गवर्नमेंट डेट था। कौन से ईयर में, फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर। लेकिन अभी यहाँ पर याद रखना 2-3 चीज़ें और आपको एक्स्ट्रा याद रखनी है कि एक तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि यूनियन गवर्नमेंट जो है उसने फिजिकल डेफिसिट टारगेट फाइनेंशियल ईयर 22 से 23, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23 का कितना रखा था यहाँ पर, तो इसका टारगेट अचीव हुआ था 6.4%। क्या रहा था, फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का पिछले साल ना फॉर्मूला पूछा गया था, तो याद रखना फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, सरकार के जितने भी टोटल खर्चे हैं, टोटल एक्सपेंडिचर, उसमें से अगर मैं यहाँ पर टोटल रिसीट माइनस कर दूँ, जितना भी पैसा सरकार को आया, लेकिन एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स या फिर नॉन कैपिटल डेट रिसीट। डेट रिसीट मतलब लोन के तौर पर जो सरकार को रिसीट आई है, पैसा आया है, वो हटाना है, यानी कि एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। सिंपल भाषा में बोलो एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, लेकिन इसको पेचीदा करना चाहेगा, कॉम्प्लेक्स करना चाहेगा तो लिख देगा एक्सक्लूडिंग नॉन कैपिटल डेट रिसीट। तो ये एक ही बात है। तो यहाँ पर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, लेकिन रिसीट में से भी आपको क्या एक्सक्लूड करना है, क्या हटाना है, नॉन कैपिटल डेट रिसीट्स, यानी कि बोरोइंग हटाने हैं। अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं कि फाइनेंस मिनिस्टर ने एक एम रखा हुआ है कि हमको फिजिकल डेफिसिट जो है ये फाइनेंशियल ईयर 26 तक कितने % पर ले जाना है, 4.5% तक ले जाना है। तो देखो फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए फिजिकल डेफिसिट का टारगेट रखा गया था 6.4 और फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए अल्टीमेटली इनका गोल क्या है, इसको 4.5% से ले जाना फिजिकल डेफिसिट को। तो ये याद रखना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। प्लस ये भी याद रखना कि अभी आपका फाइनेंशियल ईयर 23 के लिए जो इन्होंने रिपोर्ट निकाला है उसमें बोला है कि जो हमारा जर्नल गवर्नमेंट डेफिसिट है ये 9.4% हो गया है और जो हमारा डेट है वो 86.5 आ गया है, यानी कि नीचे आ रहा है पिछले साल के मुकाबले। नेक्स्ट इज द मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग and Urban Affairs Hardeep Singh Puri recently praised the Prime Minister Street Vendor Atmanirbhar Nidhi PM Swanidhi scheme on its momentous completion of 3 years. Who is the technical partner for the implementation of PM Swanidhi scheme? तो इसके यहाँ पर टेक्निकल पार्टनर कौन बने हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा, सिडबी जो है ये टेक्निकल पार्टनर बने हैं। प्लस आपको ये पता होगा कि PM स्वानिधि स्कीम जो है ये स्वानिधि के अंदर याद रखना SVA का मतलब है स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर और निधि, ठीक है, ये पूरा यहाँ पर आपको डेफिनेशन दिया हुआ है। और इसके लिए सिडबी जो है इसको क्या कर रहा है, इम्प्लीमेंट कर रहा है। देखो इसको क्या किया गया है, यहाँ पर आपका एक तो 10,000 रुपये तक का अगर किसी को लोन चाहिए हो, स्पेशली वर्किंग कैपिटल लोन, ये स्ट्रीट वेंडर्स को दिया जाए। स्ट्रीट वेंडर्स वही अपने जो ठेला चालक है या फुटपाथ पर कुछ अपना सामान बेचते हैं ना, उनके लिए। अब यहाँ पर सबसे पहले फेज़ में, डिफरेंट फेज़ में दिया जाता है। देखो पहले फेज़ में उनको सबसे पहला लोन मिलता है 10,000 तक का। अगर उसको टाइमली ये रीपे कर देते हैं तो उनको इंटरेस्ट सब्सिडी भी मिलेगा। कितने पर एनम के हिसाब से, इंटरेस्ट सब्सिडी ऑफ 7%
पर एनम, ये इंटरेस्ट रेट के ऊपर सब्सिडी मिलेगा। फिर बात करते हैं अगर वो 10,000 सही से चुकाते हैं तो अगला जो 20,000 का लोन है वो आसानी से उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और मैक्सिमम अभी इसमें तीसरे लिमिट तक कितना ले सकते हैं, 50,000 तक का लोन जो है वो ले सकते हैं। फिर पूछेगा पीएम स्वनिधि स्कीम कब लॉन्च हुआ था, जून 2020 में लॉन्च हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट का आंसर करो इधर सभी लोग फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करते रहो, थोड़ा सा ये इंटरेक्टिव रहे और आप लोगों को बिल्कुल उस तरीके से लगना चाहिए कि जैसे एग्जाम में आप लोग आंसर कर रहे हो, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट आ गया यहाँ पर क्वेश्चन आपका, द सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0, जिसको बोला गया CITIIS यानी कि सिटीज 2.0। ये सिटी इन्वेस्टमेंट किस लिए, इनोवेट करने के लिए, इंटीग्रेट करने के लिए और सस्टेन करने के लिए ये इन्वेस्टमेंट सिटी के अंदर लगाए जाएंगे। ये प्रोग्राम अप्रूव किया बाय द यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया, लेड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द फंडिंग सोर्स फॉर सिटीज 2.0, इनमें से किस जगह से फंड्स जो हैं वो आ रहे हैं या पैसा जो है वो आ रहा है, कि टेक्निकल असिस्टेंस ग्रांट मिल रहा है, यूरोपियन यूनियन दे रहा है, लोन लिया हुआ है, लोन के थ्रू पैसा मिल रहा है, जो लोन लिया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स से, या फिर एक लोन लिया हुआ है फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी और क्रेडिट स्टॉल्ट फॉर विदियो फ्रेबरो। ठीक है, KfW कौन सा बैंक है, ये जर्मन बैंक है। तो ये कह रहा है KfW बैंक से, जर्मन बैंक से लोन लिया हुआ है और फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी से लोन लिया है, या फिर लोन फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। अब एक चीज़ सोचो कि अगर लोन लिया होता मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स और इससे लोन लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये यूनियन कैबिनेट अप्रूव कर रही है तो लोन लेने की ज़रूरत थोड़ी है। अगर इनसे ही पैसा लेना होता तो ये तो फंडिंग अपने आप कर देते। ये ऑप्शंस के थ्रू स्मार्ट वर्क करो ना। और EU, और अब इसमें से एक हो सकता है, देखो टेक्निकल असिस्टेंस ग्रांट फ्रॉम EU ये भी हो सकता है, या फिर लोन लिया हो ये भी हो सकता है। बट आपको याद रखना है कि एक्चुअल में लोन लिया हुआ है, एक तो फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी से लोन लिया है और दूसरा जो KfW बैंक है, KfW बैंक ये जर्मन बैंक है, इससे यहाँ पर लोन लिया है। लोन जो लिया गया है वो कितने करोड़ रुपए का लोन है, यूरोज में बात करें तो 200 मिलियन यूरोज का लोन है, और अगर रुपीज में बात करूं तो 1760 करोड़ रुपए का ये क्या है, ये लोन है। प्लस यहाँ पर ये लिया गया है किससे, फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी जिसको AFD कहते हैं, और दूसरा कौन सा है KfW जर्मन बैंक, और इनसे क्या लिया है 100 मिलियन यूरोज ईच ने दिए हैं, यानी कि 100 मिलियन ही फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी ने दिया है और 100 मिलियन ही आपके KfW ने दिया है। प्लस ऐसा नहीं है यहाँ पर कि कोई टेक्निकल असिस्टेंस ग्रांट नहीं मिला है, वो भी मिला है किससे, EU से, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा है, यानी कि केवल 12 मिलियन है। कहाँ 200 मिलियन US डॉलर और कहाँ आपके 12 मिलियन US डॉलर, तो इससे लिया है। लेकिन क्या है, ये यूरो 12 मिलियन यूरोज हैं, लेकिन इन दोनों ने जो दिया है वो मेजर फंडिंग किया है 200 मिलियन यूरोज के थ्रू। तो फंडिंग सोर्स मेन कौन है, जो आपका फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी और KfW बैंक है। नेक्स्ट है आपका, इन नॉर्थ कोरिया स्पेस एक्सप्लोरेशन अटेम्प्ट्स द कंट्रीज फर्स्ट attempt at launching military spy satellite ended in failure. Which body of water did the carrier rocket crash into? अब क्या है ना, नॉर्थ कोरिया के अंदर ना ये लोग बहुत सारे टेस्ट वगैरह करते रहते हैं एयर स्ट्राइक्स के लिए, और बहुत सारी चीज़ें अपनी मिसाइल्स वगैरह लॉन्च करते रहते हैं, लेकिन ये कभी अपनी तरफ से ना आधिकारिक पुष्टि नहीं करते हैं, कभी अपनी तरफ से ना अप्रूवल नहीं देते हैं। लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि पता नहीं चलेगा। अब पड़ोसी देशों को पता होता है कि भाई ये हमने यहाँ पर टेस्ट फायर नहीं किया है, हमारे आसपास के देशों ने नहीं किया, जो कि बताते हैं अगर वो कुछ टेस्ट फायर कर रहे होते हैं, कोई नई चीज़ कर रहे होते हैं तो वो बताते हैं। एक नॉर्थ कोरिया ऐसा है जिसकी तरफ से कभी भी कोई ऑफिशियल वो नहीं दी जाती। तो अगर कोई नई यहाँ पर इस टाइप का रॉकेट कोई क्रैश हो रहा है या कोई मिसाइल वहाँ पर उन्होंने देखा है, तो वो आइडिया लगा लेते हैं कि ये नॉर्थ कोरिया का हो रहा है। तो इस टाइप से यहाँ पर जो साउथ कोरिया है उसने इस बात की पुष्टि की कि यहाँ का जो येलो सी है उसके अंदर इनको एक कैरियर रॉकेट जो है वो क्रैश हुआ मिला, और
उससे ये पता लगा कि वो नॉर्थ कोरिया का है, क्योंकि बाकी किसी ने क्लेम नहीं किया। और एक नॉर्थ कोरिया जो कभी क्लेम नहीं करता है लेकिन पता है कि उसी का होगा, बाकी लोग फिर भी क्लेम कर लेते हैं, लेकिन बाकी लोग कह रहे हैं हमने किया नहीं, तो किसने किया? नॉर्थ कोरिया ने किया। तो येलो सी में जाके एक कैरियर रॉकेट क्रैश हुआ है। नेक्स्ट इज यार तेलंगाना फॉर्मेशन डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन 2 जून सिंस 2014 इज अ स्टेट पब्लिक हॉलीडे इन तेलंगाना, इंडिया। ये कह रहा है इट मार्क्स द कमेमोरेशन ऑफ द फॉर्मेशन of the state of Telangana. Since which year has Telangana Formation Day being observed? देखो 2 जून 2014 को ये क्या मना रहे हैं यहाँ पर, इसको तेलंगाना फॉर्मेशन डे एनुअली ऑब्जर्व होता है। तो ये इसने क्वेश्चन में ही दे दिया दैट सिंस 2014, यानी कि 2014 से हर साल मनाया जा रहा है। देन ऑब्वियसली बिल्कुल क्लियर है आपके सामने। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि तेलंगाना किससे अलग होके एक अलग राज्य बना? तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था और तेलंगाना बना था, तभी उस वक्त पर क्या बना था? 29th स्टेट बना था। लेकिन आज की डेट में अगर मैं आपसे बात करूं कि इंडिया के अंदर टोटल स्टेट्स एंड यूटीज कितने हैं, तो टोटल स्टेट्स हैं 28। मैम ऐसे कैसे? क्या कोई एक स्टेट कम हुआ है? यस, क्योंकि 2020 में देखो 29 स्टेट बना था ये 2014 में, लेकिन 2020 के अंदर 2019 में आपने देखा था कि यहाँ पर 2019 के अंदर जो जम्मू एंड कश्मीर है उससे स्टेट का स्टेटस जो है वो छीन लिया गया और क्या बन गया यहाँ पर, ये जम्मू एंड कश्मीर बन गया यूटी। तो इस वजह से आपके टोटल स्टेट्स कितने हैं यहाँ पर? 8 है। और अगर आपसे पूछेगा हाउ मेनी टोटल यूटीज आर देयर इन इंडिया, टोटल कितने यूनियन टेरिटरीज, यूटीज क्या होते हैं? यूनियन टेरिटरी, जिसका पूरा का पूरा जो प्रशासन होता है, जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो कौन संभालती है? सेंट्रल गवर्नमेंट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। तो ऐसे 8 यूटी है। क्यों? क्योंकि दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव, इन दोनों को, ये 2 अलग अलग यूटी हुआ करते थे, 2020 में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। तो ये 9 यूटी होने थे, लेकिन ये कितने हो गए? 8 हो गए। और आपको पता होगा जम्मू कश्मीर से जब स्टेट का स्टेटस छीना था तो 2 यूटीज बने थे, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर स्टेट का ही पार्ट था, लेकिन बाद में जम्मू कश्मीर स्टेट को तोड़ के 2 यूटीज का गठन होता है, एक जम्मू एंड कश्मीर यूटी और एक लद्दाख यूटी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज लेविड पेनल्टीज ऑफ 44 लाख ऑन विच 4 कोऑपरेटिव बैंक्स, 4 कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर 44 लाख का पेनल्टी लगाया आरबीआई ने, क्योंकि इन्होंने कुछ एक सर्टेन नॉर्म्स जो हैं वो फुलफिल नहीं किए थे। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द यूनिफॉर्म प्रोविजनरिंग रिक्वायरमेंट फॉर ऑल डायरेक्ट एडवांसेस टू एग्रीकल्चर एंड स्मॉल एंड माइक्रो, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सेक्टर होते हैं, या फिर एग्रीकल्चर में जो डायरेक्ट एडवांसेस मतलब जो भी पैसा इनको उधार वगैरह दिया जाता है। तो ये कह रहा है कि सभी स्टैंडर्ड फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ यूसीबी, यूसीबी की बहुत सारी टोटल 4 कैटेगरीज होती हैं। आपको पता होगा देयर इज अ 4-tier फ्रेमवर्क फॉर यूसीबीज। यूसीबीज के लिए एक 4 टियर का फ्रेमवर्क होता है, जो पिछले साल यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था आरबीआई ने। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द 4-tier फ्रेमवर्क फॉर यूसीबी, इन्होंने बोला एक होंगे टियर 1, एक होंगे यहाँ पर टियर 2, एक होंगे टियर 3 और एक होंगे आपके टियर 4 नाम के यूसीबी। तो टियर 1 यूसीबी की खास बात क्या है, कोई बता सकता है मुझे? ये इनके साइज ऑफ डिपॉजिट के हिसाब से इनको टियर्स में बांटा गया, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ डिपॉजिट्स। इनको अलग अलग टियर्स में क्या किया गया, इनको कैटेगराइज किया गया। ठीक है, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो अलग अलग कैटेगरीज है ये किस हिसाब से है, जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि टियर 1 के अंदर कौन से यूसीबीज आते हैं, वो कहते हैं टियर 1 के अंदर वो यूसीबीज आते हैं जिनका यहाँ पर डिपॉजिट जो है, मैं लिख देती हूँ ऊपर डिपॉजिट्स जो है ये अप टू कितने करोड़ है, 100 करोड़ है। टियर 2 यूसीबीज कौन होंगे, जिनके यहाँ पर 100 करोड़ से लेके 1000 करोड़ के बीच में क्या है, डिपॉजिट्स हैं। टियर 3 अगर बोलेगा कि टियर 3 कौन से हैं यहाँ पर, तो वो बोलेगा कि 1000 से लेके 10,000 तक।
और मोर देन 10,000 अगर डिपॉजिट 10,000 करोड़ रुपीज से ज़्यादा अगर किसी के डिपॉजिट्स हैं तो वो टीयर 4 क्या कहलाएगा, यूसीबीज कहलाएगा। अब इन्होंने कहा ये जितने भी कैटेगरीज हैं इन सभी में एक स्टैंडर्ड एक यूनिफॉर्म क्या ला रहे हैं, हम प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट ला रहे हैं कि जितने भी आप एडवांसेस देते हैं उसके रिगार्डिंग प्रोविजनिंग के तौर पर आपका कुछ कैपिटल जो है वो रहना चाहिए। वो कितना रखा गया है, 0.25% यहाँ पर रखा गया है, ठीक है, आपको याद रहेगा इधर। तो आरबीआई ने कैटेगराइज किया है सभी यूनिट जो है यूसीबी की, सैलरी अर्नर यूसीबी जो भी हैं irrespective of their deposit side and all the other UCBs having deposit up to 100 crore in tier 1 and इन्होंने सभी के लिए प्रोविजनिंग नॉर्म सेम रख दिया है कि जितना भी एडवांस दे रहे हो, जितने भी आप लोगों की तरफ से लोन या एडवांसेस जा रहे हैं उसकी प्रोविजनिंग आपको करनी है 0.25%। उसके अगेंस्ट आपका एक कवरेज जो है, एक रिजर्व जो है साइड में रहना चाहिए ताकि वो रिस्क कवर हो सके। फिर बात आ गया यहाँ पर आपका ट्रिपल ट्रेन क्रैश इन्वॉल्विंग कोरोमंडल एक्सप्रेस एंड 2 अदर ट्रेन्स हैज रिजल्टेड सिग्निफिकेंट लॉस ऑफ लाइफ एंड इंजरीज। अभी आपको पता होगा 3 ट्रेन्स का क्रैश हुआ था, एक तो कोरोमंडल एक्सप्रेस थी और 2 और ट्रेन थी। आपसे पूछ रहा है कि ये ट्रिपल ट्रेन क्रैश जो हुआ ये इनमें से कौन सी जगह पर हुआ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बालासोर उड़ीसा के अंदर ये यहाँ पर हुआ। नेक्स्ट है आपका विच कंट्री आर अ पार्ट ऑफ INSTC। INSTC का इनमें से कौन सी कंट्री यहाँ पर पार्ट है, करेक्ट आंसर क्या होगा, ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, ठीक है, किस में दे रही हूँ, ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ जिसका आंसर आपको सबमिट करना है आफ्टर द क्लास कमेंट बॉक्स के अंदर। ये हम एक बार पहले भी कर चुके हैं और इस क्लास के PDF के लिए ज्वाइन करें शीतल शर्मा 01, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है एंड डू यूज शीतल कोड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल अबाउट, ठीक है। यहाँ पर शीतल शर्मा मैम ऑफिशियल पर जाना है, आपको टेलीग्राम पे जाके लिखना है शीतल शर्मा मैम, शीतल शर्मा मैम ऑफिशियल के नाम से जो टेलीग्राम दिखेगा जहाँ पर 42.8K से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, बस आप लोग यहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड डू यूज शीतल कोड टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन ऑल अबाउट एंड ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय एंड टेक केयर।